पेट्रा की लाल चट्टानों के गहराई में पुरातत्वविदों को एक छिपी हुई कब्र अंदर 12 कंकाल थे। वे 2000 से ज्यादा सालों तक अछूते रहे और ये वाकई एक अजीब बात है। पेट्रा की ज्यादातर कब्रें लूटी जा चुकी हैं, तो इस खोज में ऐसा क्या खास है? चलिए पता लगाते हैं। ये पेट्रा का प्राचीन शहर है। इसकी विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानों को भूलना मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है। यहाँ की इमारतें सीधे चट्टान को काटकर बनाई गई हैं और ये इस जगह को पहले से ही अवास्तविक बनाता है। लेकिन पेट्रा लंबे समय से पुरातत्व की दुनिया में भी एक सितारा रहा है। एक बार पेट्रा फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में दिखाई दिया था। कुछ दृश्यों को अल खज़ने या द ट्रेजरी नाम की प्रसिद्ध इमारत के ठीक सामने फिल्माया गया था। लेकिन हाल ही में वहां असल जिंदगी में कुछ और भी रोमांचक हुआ। शो एक्सपेडिशन अननोन की एक टीवी टीम एक नई जांच को फिल्माने के लिए पेट्रा आई थी और जब वे वहां थे, पुरातत्वविदों ने एक बड़ी खोज की। उन्हें 12 मानव कंकाल और कई प्राचीन वस्तुएं मिली। वे सभी द ट्रेजरी के सामने जमीन के नीचे दबे हुए थे, जो लगभग 2000 सालों से वहां छिपे थे। पुरातत्वविदों ने तुरंत खुदाई शुरू नहीं की। सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार नामक एक विशेष उपकरण का उपयोग किया, जो जमीन के लिए एक्सरे जैसा कुछ है। कहाँ खुदाई करनी है इसका अंदाजा लगाने के बजाय मशीन जमीन के नीचे स्कैन करती है और ऐसी आकृतियां दिखाती है जो कब्रें या खाली जगह हो सकती हैं। खैर, जब टीम ने रडार डेटा को देखा तो कुछ दिलचस्प सामने आया। पैटर्न पेट्रा की उन जगहों के बहुत समान लग रहे थे जहां पहले से ही कब्रें मिल चुकी थीं। ये एक बड़ा सुराग था कि जमीन के नीचे कुछ छिपा हो सकता है। नतीजों को देखने के बाद जॉर्डन के अधिकारियों ने खुदाई की अनुमति दे दी। तभी टीम ने आखिरकार प्रसिद्ध स्थल के नीचे खुदाई शुरू की और इस तरह उन्होंने कंकालों और प्राचीन कलाकृतियों का पता लगाया। दिलचस्प बात यह है कि पेट्रा में कई कब्रें पूरी तरह से खाली मिली हैं, क्योंकि सदियों से कोई भी कीमती चीज लुटेरों द्वारा ले ली गई थी या बस समय के साथ गायब हो गई थी। लेकिन ये कब्र बहुत अलग थी। अंदर टीम ने 12 मानव कंकाल और कुछ प्राचीन वस्तुओं की खोज की। कुछ हड्डियों पर तो फफूंद भी लगी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेट्रा बलुआ पत्थर की चट्टानों में तराशा गया है। बलुआ पत्थर काफी छिद्रपूर्ण होता है, जिसका अर्थ है कि ये एक विशाल स्पंज की तरह पानी सोख सकता है। इलाके में कभी कभी बाढ़ आ जाती है और नमी शायद धीरे धीरे कब्र में समा गई। कंकालों के साथ पुरातत्वविदों को कांस, लोहे और सिरामिक से बनी चीजें मिली। एक वस्तु सबसे अलग थी, एक सिरामिक प्याला जो दबे हुए लोगों में से एक की बाहों में रखा था। ये लगभग ऐसा था जैसे उस व्यक्ति ने ऐसे तब पकड़ा हुआ था जब उन्हें दफनाया गया था। रहस्यमयी तरीके से वो प्याला इंडियाना जोन्स फिल्म के होली ग्रेल जैसा लग रहा था। मकबरे के ऊपर बनी प्रसिद्ध इमारत अल खज़ने शहर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित है। माना जाता है कि ये कम से कम 2000 साल पुरानी है। ये विशाल संरचना सीधे बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाई गई है। आज ये दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले स्थलों में से एक है, लेकिन भले ही ट्रेजरी इतनी प्रसिद्ध है, पुरातत्वविद अभी भी इसके इतिहास को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। एक कारण ये है कि पास के कई मकबरों में ज्यादा कलाकृतियां नहीं मिली और अध्ययन के लिए चीजों के बिना ये पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि इमारत कब बनी थी या इसका उपयोग कैसे किया गया था। यही कारण है कि टीम इतनी उत्साहित थी। ये खोज उन्हें पेट्रा में रहने वाले और शहर बनाने वाले प्राचीन लोगों के बारे में और जानने में मदद कर सकती है। मकबरे का स्थान पहले से ही एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। देखिए, ट्रेजरी के ठीक सामने दफनाया जाना शायद एक बहुत बड़ा सम्मान था। मानव अवशेष खुद भी एक दिलचस्प कहानी बता सकते हैं। कंकाल अभी भी अपनी मूल स्थिति में पड़े थे, जिन्हें लुटेरों ने हिलाया या छेड़ा नहीं था। यही कारण है कि वैज्ञानिक उनका बहुत सावधानी से अध्ययन कर सकते हैं ताकि ये जान सके कि ये लोग कितने साल के थे, वे कैसे रहते थे, या वे स्वस्थ थे या नहीं। हम उस जगह के बारे में भी और जान सकते हैं जिसे वे लोग घर कहते थे, पेट्रा का प्राचीन शहर। इसे 2000 साल से भी पहले नबातियन लोगों ने बनाया था। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये रेगिस्तानी शहर उनके साम्राज्य का केंद्र और पूरे मध्य पूर्व में व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। इसके स्थान ने बहुत मदद की। पेट्रा पहाड़ों से घिरी एक घाटी में स्थित है और मुख्य प्रवेश द्वार एक लंबी संकरी घाटी है जिसे अलसीक कहा जाता है। रास्ता इतना संकरा होने के कारण शहर की रक्षा करना आसान था और दुश्मनों के लिए हमला करना कठिन था। इन कारकों की वजह से शहर का तेजी से विकास हुआ।
अपने चरम पर वहां लगभग 30,000 लोग रहते होंगे, लेकिन शहर एक सूखी रेगिस्तानी घाटी में स्थित है। वहां प्राकृतिक पानी थोड़ा सीमित है। तो पेट्रा में इतने सारे लोग कैसे रहते थे? इसका उत्तर है चतुर इंजीनियरिंग। नबातियन लोगों ने एक जल प्रणाली बनाई जो अपने समय के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से उन्नत थी। वे केवल एक जल स्रोत पर निर्भर नहीं थे, ये सीधे चट्टान में तराशा गया एक पूरा नेटवर्क था। उन्होंने चट्टानों में नहरें, पाइप और भंडारण टैंक बनाए। इससे उन्हें पास के झरनों से शहर में पानी लाने में मदद मिली। ये पूरी तरह से पत्थर से बनी एक प्राचीन प्लम्बिंग प्रणाली की तरह थी। इससे भी बेहतर ये है कि पानी सीधे शहर में नहीं बहता था। पहले ये विशेष सेटलिंग बेसिन से गुजरता था, जहां गंदगी और रेत नीचे बैठ सकती थी। उसके बाद पानी को मोटी पत्थर की दीवारों से घिरे बड़े जलाशयों में जमा किया जाता था, जिससे रेगिस्तान की गर्मी में पानी को ठंडा रखने में मदद मिलती थी। घाटी में अचानक आने वाली बाढ़ भी एक बड़ा खतरा थी। जब आसपास के पहाड़ों में भारी बारिश होती थी तो पानी अक्सर संकरी घाटियों से नीचे की ओर तेजी से बहता था। उससे निपटने के लिए नबातियन लोगों ने बांध और नहरें बनाई, जो बाढ़ के पानी को भंडारण जलाशयों में मोड़ देती थीं। पेट्रा के बारे में एक और दिलचस्प बात इसकी मुख्य इमारतों का स्थान है। 2013 में शोधकर्ताओं ने पाया कि कई महत्वपूर्ण स्मारक साल के मुख्य क्षणों जैसे संक्रांति और विषुव के दौरान सूरज के साथ एक सीध में होते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इमारतें विशाल कैलेंडर की तरह काम करती होंगी, जिससे लोगों को रेगिस्तानी इलाके में मौसमों का पता लगाने में मदद मिलती थी। वहां समय के प्राकृतिक संकेतों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। पेट्रा का एक और रहस्य पत्थर के 3 विशाल खंड हैं, जिन्हें जिन ब्लॉक्स कहा जाता है। ये लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और पेट्रा में बने पहले बड़े मकबरों में से कुछ हैं। उनमें से 2 के अंदर दफन कक्ष हैं और तीसरे के ऊपर एक कब्र भी है, जो छत पर रखे एक छोटे ताबूत जैसी दिखती है। कोई नहीं जानता कि उन्हें वास्तव में क्यों बनाया गया था। ज्यादातर विशेषज्ञ कहते हैं कि वे मकबरे थे, लेकिन कुछ का मानना है कि उन्हें देवताओं के सम्मान में या अनुष्ठानों के लिए तराशा गया होगा। लेकिन पेट्रा चाहे कितना भी महान रहा हो, 106 ईस्वी में चीजें बदलने लगी। तभी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य ने शहर पर कब्जा कर लिया और इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा बना लिया। व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, लेकिन शहर ने धीरे धीरे अपना कुछ महत्व खो दिया। बाद में 551 ईस्वी में आए एक बड़े भूकंप ने इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया। ये उस शहर के लिए आखिरी प्रहार हो सकता था, जो पहले से ही पतन की ओर था। समय के साथ पेट्रा को आखिरकार छोड़ दिया गया और इसे खोया हुआ शहर के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन एक और उपनाम है जिसे लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, रोज सिटी। ये नाम पेट्रा के चारों ओर की चट्टानों के रंग से आया है। बलुआ पत्थर की चट्टानों का रंग लाल गुलाबी होता है, खासकर जब सूरज आसमान में नीचे होता है। आज पर्यटक जो देखते हैं वो पेट्रा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ अनुमानों के अनुसार पुरातत्वविदों ने शहर का केवल 15% हिस्सा ही खोदा है। आगंतुक संकरी सिक से गुजरते हैं, 130 फीट ऊंचे ट्रेजरी को निहारते हैं, मकबरों वाली सड़कों पर चलते हैं और अल देर मठ तक पहुंचने के लिए 800 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हैं। लेकिन ये तो बस हिमशैल का सिरा देखने जैसा है, बाकी सब अभी भी दफने। पेट्रा हमें हैरान करता रहता है। 2016 में शोधकर्ताओं ने एक विशाल, पहले से अज्ञात स्मारक का पता लगाने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया। ये मंच विशाल है, लगभग 184 गुना 161 फीट, और इसके एक तरफ खंभे हैं। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से पता चलता है कि ये 2150 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो मूल रूप से सदियों की खोज के बाद भी पेट्रा अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। वे बस सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप बहुत महंगे रंगों के बारे में सोचते हैं तो शायद सोना, चांदी और बैंगनी रंग दिमाग में आते हैं, लेकिन पुराने समय के पोम्पेई में नीला रंग ही असली शान था। इजिप्शियन ब्लू के नाम से मशहूर और बाद में पोम्पेई ब्लू कहलाने वाला ये रंग विलासिता का प्रतीक था, जो 2500 ईसा पूर्व पुराने मिस्र की दीवारों की शोभा बढ़ाता था। और पोम्पेई में इसकी मांग इतनी ज्यादा थी कि नीले रंग की कीमत उस समय के बेहद महंगे बैंगनी रंग से भी अधिक हो सकती थी। पोम्पेई से नीली कलाकृति मिलना आसान नहीं है, पूरा कमरा मिलना तो दूर की बात है। लेकिन मई 2024 में पुरातत्वविदों ने आखिरकार भित्ति चित्रों से भरा एक पूरा नीला कमरा खोज निकाला, जिसमें महिलाओं की आकृतियां और चारों ऋतुओं के प्रतीक थे। ओह वाह, क्या यही वो नीला कमरा है?
ये अनमोल जगह असल में सदियों पहले बोरबोन युग के दौरान खोजी गई थी, लेकिन इसकी पूरी खुदाई हाल ही में संपन्न हुई है। नीला कमरा बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 86 वर्ग फुट का है, लेकिन याद रखें कि पोम्पेई के भित्ति चित्रों में गहरा नीला रंग दुर्लभ है, जो आमतौर पर सबसे खास जगहों के लिए रखा जाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कमरा अनुष्ठानों या पवित्र कार्यों के लिए एक गर्भगृह रहा होगा। खोज में कांसे के जग, दिए और 15 बड़े एम्फोरा यानी सुराहियां मिली। एम्फोरा प्राचीन रोम के टपरवेल की तरह थे। जैतून का तेल, पेय पदार्थ या गारम जैसे तरल पदार्थों को ले जाने के लिए एकदम सही, जो एक प्रसिद्ध सड़ी हुई मछली की चटनी थी जिसे रोमन बहुत पसंद करते थे। उनके नुकीले डिजाइन का मतलब था कि उन्हें या तो स्टैंड पर रखना पड़ता था या जमीन में गाड़ना पड़ता था, लेकिन उस आकार ने उन्हें जहाजों से भेजना आसान बना दिया। साथ ही पुरातत्वविदों को मरम्मत के लिए निर्माण सामग्री और भारी मात्रा में सीपियों के खाली खोल मिले। हालांकि आपको लग सकता है कि इस कमरे में सीपियों और सुराहियों में भरे पेय पदार्थों के साथ कोई शानदार दावत हुई होगी, पर असल में ये खोल किसी आलीशान पार्टी का बचा हुआ खाना नहीं थे। इसके बजाय विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें प्लास्टर और गारे में मिलाने के लिए पीसा गया था। अगली खोज लगभग 2 दशक पहले हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों को इसका एहसास 2024 में ही हुआ। उन्होंने अब तक का सबसे पुराना पनीर खोज निकाला था, पूरे 3600 साल पुराना। पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 3200 साल का था, जो टाहमेस नाम के किसी बड़े आदमी के मिस्र के मकबरे में मिला था। जब उन्होंने उस कम पुराने पनीर की खोज की तो उन्हें टूटे हुए जार मिले, जिनके अंदर ये ठोस सफेद पदार्थ था। यह पुष्टि करने के लिए काफी जांच पड़ताल करनी पड़ी कि यह पनीर ही था, न कि कोई प्राचीन विज्ञान प्रयोग जो गलत हो गया हो। लेकिन चलिए वापस इस 3600 साल पुराने पनीर पर चलते हैं। यह सिर्फ किसी पुराने ढेले की तरह वहां नहीं पड़ा था, यह वास्तव में एक फैशन स्टेटमेंट था। यह उत्तर पश्चिमी चीन की एक युवती की मम्मी के साथ मकबरे में पाया गया था। उसके गले में पनीर लटका हुआ था, जैसे कोई डेयरी वाला गहना हो। अब स्वाद की बात करता। जब विशेषज्ञों से पूछा गया कि क्या वे पनीर चखेंगे, तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। तो असल में कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि यह तीखा है या नहीं, लेकिन कुछ शानदार तकनीक की बदौलत वे स्वादों का विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने चखने की हिम्मत की भी होती तो मुझे यकीन है कि यह कुछ खास नहीं होता, क्योंकि अब यह पत्थर जैसा सख्त है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह पनीर शायद केफिर पनीर था, जो दूध को केफिर दानों के साथ किण्वित करके बनाया गया था, और इसमें बकरी और गाय दोनों का दूध था। मजे की बात यह है कि जिन महिलाओं की कब्र में यह मिला था, वे शाओहें लोग थे, जो शायद लैक्टोज इंटॉलरेंट थे। लेकिन चिंता न करें, पौधों के सीमित विकल्पों के बावजूद वे अभी भी पनीर का आनंद ले सकते थे, क्योंकि इस केफिर व्यंजन में लैक्टोज का स्तर आश्चर्यजनक रूप से कम था। याद है जब सब कुछ उज्जवल लगता था, घास हरी, लोग मिलनसार और पेड़ राजसी दिखते थे? ठीक है, शायद मैं घास और लोगों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं, लेकिन पेड़ों के बारे में नहीं। 2024 में न्यू ब्रंसविक कनाडा के कुछ प्राचीन पौधों के जीवाश्म चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने सैनफोर्डिया कॉलेज डेंसिफोलिया की खोज की, जो 350 मिलियन साल से भी पुराना पेड़ है। इसमें एक तना था जिसमें 250 से अधिक विशाल पत्तियां थीं, जिनमें से कुछ 5.5 फीट तक लंबी थीं। एक क्लासिक क्राउन के बजाय एक पतले तने पर इसकी बोतल ब्रश जैसी आकृति थी, जो केवल 6.3 इंच चौड़ा था। ऐसा लगता जैसे ये पेड़ जिम गया और पत्तियों के फायदे के लिए लेग डे छोड़ दिया। आमतौर पर प्राचीन पेड़ों को साधारण तनों के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ये वास्तव में अलग है। ये आज के फर्न और ताड़ के पेड़ों के समान है, हालांकि ताड़ के पेड़ बाद में आए। ये जीवाश्म अच्छी तरह से संरक्षित हैं, जो भूकंप के बाद एक प्राचीन फॉल्ट झील में दब गए थे। जबकि कई लोग सोच सकते हैं बढ़िया पेड़ है, वैज्ञानिक उत्साहित हैं, ये खोज उन्हें लाखों वर्षों में हमारे ग्रह के विकास को समझने में मदद करती है। मैं समझता हूं वे नीले कमरे, प्राचीन पनीर और पेड़ भविष्य के लिए बहुत उम्मीद नहीं जगाते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो खेल बदल सकता है। 2024 में वैज्ञानिकों ने ग्लीस बाराबी नामक एक नए सैद्धांतिक रूप से रहने योग्य ग्रह की खोज की। यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, लेकिन शुक्र से बड़ा है और मीन नक्षत्र में लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर एक शांत लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये तारा हमारे सूर्य के आकार का केवल 27% है और 60% गर्म है, जो ग्लीस बाराबी को गोल्डीलॉक्स जोन में रखता है, जहां तरल पानी वास्तव में मौजूद हो सकता है, भले ही इसकी कक्षा 12.8 दिनों की हो।
यदि इसमें कोई वायुमंडल नहीं है तो सतह का तापमान लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर आपको एरिज़ोना की गर्मियों की आदत है तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। एकमात्र समस्या ये है कि ग्लीज 12 B12 पारसेक दूर है और यहाँ सेक का मतलब एक पल नहीं है। हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान के साथ इस यात्रा में लगभग 2,25,000 साल लगेंगे। इसे समझने के लिए अगर हम 100 साल के सामान्य मानव जीवन काल की कल्पना करें, जो पहले से ही थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर है, तो वहां पहुंचने में लगभग 2,250 पीढ़ियां लगेंगी। फिर भी ये जानकर अच्छा लगा कि हमारे पास ग्लीज 12 भी तैयार है अगर पृथ्वी पर हालात बिगड़ते हैं। और भले ही हम वास्तव में वहां कभी ना पहुंचे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसका अध्ययन करने से इस रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकती है कि पृथ्वी रहने योग्य क्यों नहीं, जबकि शुक्र नहीं। मिस्र में पुरातत्वविदों ने एक रोमांचक खोज की है। उन्हें रामसेस द्वितीय की एक विशाल मूर्ति का ऊपरी आधा हिस्सा मिला है। चूना पत्थर का ये 12.5 फीट का टुकड़ा हर्मोपोलिस में मिला था, जिसे अब अश्मुनाने कहा जाता है, और ये 1930 में मिले निचले हिस्से के साथ बिल्कुल मेल खाता है। इस पहेली को सुलझाने में लगभग 100 साल लग गए। मूर्ति में रामसेस को बैठे हुए दिखाया गया है, जिन्होंने मुकुट और कोबरा वाला हेडड्रेस पहना है, जो ऊपरी और निचले मिस्र दोनों पर उनके शासन का प्रतीक है। मूर्ति का पिछला हिस्सा चित्रलिपि से ढका हुआ है, जिसमें राजा की कई उपाधियों की सूची है, जो प्राचीन मिस्र के सबसे शक्तिशाली फिरौन में से एक के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता है। ऊपरी और निचले हिस्सों को जोड़ने से लगभग 23 फीट ऊंची मूर्ति बन जाएगी। आप शायद जानते होंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस का एक उपहार था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसिद्ध वेनिस के शेर वास्तव में चीन में बने थे, न कि इटली में। 1295 में मार्को पोलो कटाई नामक स्थान से वेनिस लौटे थे, जिसे अब हम चीन के नाम से जानते हैं, और कागजी मुद्रा से लेके कोयले तक और यहाँ तक कि ज़ानाडू में कुबलई खान के शानदार महल के बारे में कुछ अनोखी कहानियां साझा की। जबकि उस समय कुछ लोगों ने उनकी कहानियों को अनसुना कर दिया था, आधुनिक विद्वान अभी भी उन पर थोड़ा संदेह करते हैं। संदेह के बावजूद पोलो यूरोप को प्राचीन चीन से जोड़ने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं। अब कुछ हालिया शोध बताते हैं कि पोलो की यात्रा से पहले ही वेनिस और चीन अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। एक प्रमुख उदाहरण सेंट मार्क स्क्वायर में स्थित वेनिस का कांस्य शीर। पड़ुआ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का मानना है कि यह वास्तव में 3000 साल से भी पहले निचली यांगत्सी नदी के आसपास के चीनी तांबे से आया था। ये सब एक रासायनिक विश्लेषण के कारण पता चला, जो उन्होंने 2024 में किया था। पंखों वाला शेर 1261 और 1264 के बीच वेनिस का प्रतीक बना, शायद पोलो के कारनामों से भी पहले। विशेषज्ञ तान राजवंश के मकबरे के रक्षकों के साथ इसकी समानता की ओर इशारा करते हैं, जो संकेत देता है कि वेनिस के रास्ते में इसका रूप बदला गया होगा। 2024 न केवल वैज्ञानिक खोजों का वर्ष है, बल्कि खजाने की खोज का वर्ष भी है। ग्रीक देवी डायना की 2 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जो कभी टाइटैनिक के फायरप्लेस मेंटल पर लगी थी, हाल ही में एक पानी के नीचे के अभियान के दौरान खोजी गई थी। इस मूर्ति को खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, बस फर्क ये है कि ये ढेर समुद्र में 2.5 मील गहरा। ये उन कई कलाकृतियों में से एक है जिन्हें समुद्री पुरातत्वविद टाइटैनिक के मलबे में ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ एक लग्जरी जहाज से कहीं बढ़कर था। ये कला के खजानों से भरा था, 1912 की रेनॉल्ट से लेकर लूव्र की एक कलाकृति से प्रेरित इस शानदार मूर्ति तक। अटलांटिस का खोया हुआ शहर शायद सच में मिल गया है। नहीं, सच में। 2 शोधकर्ता क्यूबा के तट के पास पानी में काम कर रहे थे जब उन्हें एक प्राचीन जलमग्न शहर जैसे खंडहर मिले। ये करीब 20 साल पहले हुआ था और फिर भी आज इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे अधिकारियों ने शोध लिया, उसे किसी गुप्त कमरे में बंद कर दिया और तय किया कि किसी को पता ना चले। पर क्यों? खैर, मैं आपको बताने वाला हूँ। 2001 में एक मरीन इंजीनियर पॉलिना जेलेट्स्की और उनके पति पॉल वेंजवेक को क्यूबा के पश्चिमी तट के पानी की खोज के लिए रखा गया था। उनके 2 मुख्य उद्देश्य थे: पुराने जहाजों के मलबे खोजना, जिनमें सोना और जवाहरात हो सकते थे, और गहरे पानी में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार ढूंढना। वे सोनार का इस्तेमाल कर रहे थे। मूल रूप से ये उपकरण ध्वनि आधारित रडार की तरह है। ये पानी के नीचे ध्वनि तरंगे भेजता है और जब वे तरंगे किसी डूबे हुए जहाज जैसी चीज से टकराती हैं, तो वे वापस आती हैं। ये सिस्टम सिर्फ गूंज सुन के पता लगा सकता है कि वस्तु कहां और कितनी दूर है।
तो ये जोड़ा सतह से 2000 फीट से अधिक नीचे इस उपकरण से समुद्र तल को स्कैन कर रहा था और फिर अचानक उन्हें सोने या तेल से कहीं ज्यादा दिलचस्प चीज मिली। उन्हें पत्थर मिले, सिर्फ कोई भी पत्थर नहीं। मैं विशाल पूरी तरह से व्यवस्थित पत्थरों की बात कर रहा हूँ, जैसे चिचिन इत्जा के पिरामिड का छोटा रूप, या उससे भी बेहतर पानी में डूबे कई छोटे चिचिन इत्जा। हाँ, उन्होंने वो देखा, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता है। बात यह है कि सोनार कैमरे की तरह काम नहीं करता। ये निश्चित रूप से पानी के नीचे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता या वास्तविक तस्वीरें नहीं लेता। ये ध्वनि का उपयोग करके चित्र बनाता है, और वे चित्र आमतौर पर केवल रूपरेखा या आकार होते हैं, जैसे धुंधला ब्लैक एंड व्हाइट स्केच। ये आपको दिखाता है कि चीजें कहाँ हैं, लेकिन वे कैसी दिखती हैं ये नहीं। और उस समय बिल्कुल यही हुआ था। उपकरण ने पूरी तरह से व्यवस्थित पत्थर की संरचनाओं के चित्र बनाना शुरू कर दिया, और ये वास्तव में किसी शहरी विकास जैसा लग रहा था। मेरा मतलब है, वो जगह बहुत व्यवस्थित थी, सिर्फ साधारण चट्टानें होने के लिए बहुत ही सम्मिलित, लेकिन ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मतलब है, ये खोज अमेरिकी महाद्वीप पर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी जानकारी को पूरी तरह बदल सकती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने तय किया कि बिना सबूत के कुछ भी घोषित करना गैर जिम्मेदाराना होगा, और इसीलिए उन्होंने उसी जगह वापस जाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने समुद्र के नीचे वास्तव में क्या हो रहा है ये देखने के लिए एक पानी के नीचे रिमोट से चलने वाला वाहन भेजा। देखा, ये रोबोट मूल रूप से पानी के नीचे का कैमरामैन था, और हाँ, इसने इसकी पुष्टि कर दी। वहां नीचे निश्चित रूप से कुछ अजीब था। ये ग्रेनाइट के विशाल चिकने ब्लॉकों से बना एक प्राचीन शहर जैसा लग रहा था। ये चट्टानें लगभग 8 फीट गुना 10 फीट की थीं। कुछ पिरामिड के आकार थे, अन्य गोलाकार थे। कुछ को जानबूझकर काटा गया और फिर एक दूसरे के ऊपर रखा गया लग रहा था, जबकि अन्य बाकी हिस्सों से अलग दिख रहे थे। एक साथ वे गलियारों और कमरों की रूपरेखा जैसा लग रहे थे। ये पानी के नीचे किसी रेगिस्तान के बीच बड़ी इमारतें मिलने जैसा था। ज़ेलेंस्की के लिए इस बात को पक्का करने के लिए तस्वीरें काफी थी। तब उन्होंने पुष्टि की कि ये अद्भुत संरचना, उनके शब्द, एक बड़ा शहरी केंद्र हो सकती थी। फिर से उनके शब्द। फिर उस जोड़े ने अटकलें लगाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये संरचनाएं शायद 6000 साल से भी पहले बनी थीं, जो उन्हें मिस्र के महान पिरामिडों से भी पुराना बना देंगी। ये प्रसिद्ध माया से भी पुराना है, वही सभ्यता जो अमेरिका में रहती थी और अपने प्राचीन और उन्नत मंदिरों के लिए जानी जाती है। शोध ने यह भी बताया कि ये संरचनाएं एक ऐसी सभ्यता की हो सकती हैं जो हजारों साल पहले अमेरिकी महाद्वीप पर रहती थीं और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। ये कथित सभ्यता कभी क्यूबा को मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से जोड़ने वाले 100 मील के भूमि पुल पर फली फूली थी, लेकिन फिर कुछ विनाशकारी हुआ। उनके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की दरारें सतह के नीचे खिसक गईं, जिससे एक भीषण भूकंप आया। फिर पलक झपकते ही पूरा पुल तबाह हो गया। जमीन समुद्र में समा गई और महासागर के तल पर जा पहुंची, और ये सभ्यता गायब हो गई। बेशक प्रसिद्ध अटलांटिस मिथक के साथ सभी संबंधों ने मीडिया को पूरी तरह से इस कहानी की ओर आकर्षित किया। समाचार वेबसाइटों ने कैरेबियन का खोया हुआ शहर मिला और क्यूबा में मिला अटलांटिस जैसी सुर्खियां चलाईं। तो क्या वो सच में अटलांटिस हो सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या उन्हें आखिरकार इस कथित तौर पर बेहद उन्नत और खोई हुई सभ्यता के अवशेष मिल गए? खैर, ये कहना मुश्किल है। शुरुआत से ही वैज्ञानिक समुदाय का एक हिस्सा इस कहानी पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा था। सबसे पहले तारीख का मुद्दा है। ये कहना कि ये सभ्यता कम से कम 6000 साल पहले इस स्थान पर मौजूद थी बहुत विश्वसनीय नहीं था। फिर कुछ यूरोपीय पुरातत्वविदों ने तर्क दिया कि सोनार से मिले पत्थर केवल प्राकृतिक चूना पत्थर हो सकते हैं, न कि पूरी तरह से तराशा हुआ ग्रेनाइट। और तीसरा, ये बहुत गहरा था। पृथ्वी की दरारों के खुलने और सब कुछ निगल जाने के सिद्धांत के बावजूद ये समझाना मुश्किल है कि पूरा शहर समुद्र में इतनी गहराई में कैसे पहुंच गया। तुलना के लिए हेराक्लियन है, जो मिस्र का एक वास्तविक प्राचीन बंदरगाह शहर है जो जलमग्न हो गया था। आज ये पानी के नीचे केवल 19 फीट है, लेकिन ये तथाकथित अटलांटिस शहर 2000 और 2460 फीट के बीच की गहराई पर है। देखिए कैसे ये पूरी तरह से अलग है। लोगों को लगता है कि ऐसी पत्थर की संरचनाओं को उस गहराई तक डूबने में लगभग 50,000 साल लगे होंगे जहां उनके पाए जाने की बात कही गई है। और विशेषज्ञों के अनुसार इतने समय पहले की किसी भी ज्ञात सभ्यता में ऐसी संरचनाओं के निर्माण की क्षमता नहीं थी। लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए हाँ, ये मुमकिन था। वो अभी भी ये समझाने के लिए दरार सिद्धांत में विश्वास करती थी कि ये भूमि इतनी तेजी से समुद्र के तल पर कैसे पहुंच गई। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की बड़ी हलचलों के बाद आमतौर पर ज्वालामुखी और भूकंप जैसी चीजें होती हैं।
तो उनके मुताबिक ये एक बड़ी घटना है और द्वीप का डूबना बहुत तेजी से हो सकता था। भूकंप का ये सिद्धांत ये भी बता सकता है कि समुद्र तल पर कुछ पत्थर व्यवस्थित क्यों दिखते हैं जबकि बाकी नहीं। लेकिन इसे सच साबित करने के लिए उन्हें वहां फिर से जाने और पत्थरों और मिट्टी के नमूने लेने के लिए एक खास रोबोट की जरूरत थी। इससे वो पता लगा सकते थे कि पत्थर कितने पुराने हैं और शायद इंसानी जिंदगी के निशान भी मिल जाते, जैसे नक्काशी, मूर्तियां या कलाकृतियां। दिक्कत यह है कि उन ढांचों में छेद करना आसान नहीं है। वो ग्रेनाइट जैसे दिखते हैं और पानी के इतने नीचे ग्रेनाइट में छेद करना वाकई बहुत मुश्किल है। और सबसे बढ़कर उन्हें इस पूरे काम के लिए काफी बड़ी धनराशि की बहुत आवश्यकता थी, वाकई बहुत सारे पैसों की। तो शायद उन्हें कभी वो पर्याप्त पैसा ही नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआती चर्चा होने के बाद आगे की किसी भी खोज की कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई और इसी वजह से लोगों के बीच कई तरह की अलग अलग बातें होने लगी। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि कहानी को जानबूझकर दबा दिया गया, जैसे शायद अधिकारी कुछ राज छिपाना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे ये शहर किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों ने बनाया हो और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी मिले। पर सच तो ये है कि इसे खोया हुआ शहर मानने का सबसे बड़ा तर्क ये है कि कुदरत इतनी सटीक और बराबर चीजें नहीं बना सकती। भूवैज्ञानिकों ने कुदरती वजहें ढूंढने की कोशिश की या दुनिया में कहीं और ऐसी मिसालें खोजी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी सिर्फ इसलिए कि हमें कोई कुदरती वजह नहीं मिली, इसका ये मतलब नहीं कि वैसी कोई वजह है ही नहीं। कुदरत कुछ बहुत ही अजीब और अनोखी चीजें बना सकती है। तो सच कहें तो कुदरती होने के लिए बहुत सटीक वाला ये तर्क थोड़ा कमजोर लगता है। ज्यादा मुमकिन ये है कि जानकारों को यकीन नहीं था कि ये वाकई कोई डूबा हुआ शहर है और शायद इसीलिए किसी ने आगे जांच नहीं की। वक्त के साथ चर्चा कम हो गई, कहानी गायब हो गई और वो जगह फिर से खामोशी में डूब गई। और ज्यादा जानकारी के बिना क्यूबा के तट के पास पानी के नीचे बनी इन आकृतियों का सच अब भी एक रहस्य है।